हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 5 है न्यायपालिका। इसका जितना भी अभ्यास का क्वेश्चन आंसर होगा वह सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आती है, आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। कानून को बनाए रखने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के कार्य को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। इसका इरादा न्यायिक प्रक्रिया को बाहरी प्रभावों से बचाना और किसी भी कारण से अदालत जाने वाले सभी व्यक्तियों को पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। यदि किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सकता है। यदि संसद द्वारा पारित कोई कानून किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका के पास ऐसे कानून को अमान्य घोषित करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर पढ़े। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। अदालत के फैसले की न्यायिक समीक्षा तब की जाती है जब अदालत द्वारा किया गया फैसला किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता हो। संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई उल्लंघन करता है तो न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी पहले निर्णयों की समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला किया। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मेल करें। तो आइए देख लेते हैं। निचली अदालत ने सुधा के पति, सास और जेठ को दोषी माना और मौत की सज़ा सुनाई। उच्च अदालत ने 1983 में तीनों अपराधियों ने निचली अदालत के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए फैसला सुनाया कि सुधा के पति और अन्य लोग निर्दोष थे और उन्हें मुक्त कर दिया जाए। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि सुधा के पति और उसकी मां दोषी थे और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने जीजा साले को मुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही है उस पर सही का निशान लगाइए और जो गलत है उसको ठीक कीजिए। क्वेश्चन है, आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे, जो कि सही है। ख है, वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है, इनके खिलाफ कोई भी न्यायालय में नहीं जा सकता। ग है, अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं, गलत। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उच्च न्यायालय या निचली अदालत में नहीं जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका या PIL का एक तंत्र तैयार किया। इनसे किसी भी व्यक्ति का संगठन को उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। कानून प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया था और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को संबोधित एक पत्र या टेलीग्राम को भी जनहित याचिका के रूप में माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्त दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उगला टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया कि आजीविका
का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान से जजों का क्या मतलब था। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ओगला टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामले में न्यायाधीशों ने कहा कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि जीवन का महत्व मतलब केवल एक जानवर का अस्तित्व नहीं है। आजीविका के साधन के बिना इसका निर्वाह नहीं किया जा सकता। उपयुक्त मामलों में लोग गरीब थे और झुग्गियों में रहते थे। उसके पास छोटी नौकरियां थी और रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं थी। उसके लिए उसको झुग्गी से बेदखल करने का मतलब उसकी आजीविका से वंचित होना है। इसके परिणाम स्वरूप जीवन से वंचित होना पड़ता है। इस तरह न्यायाधीशों ने जीवन का अधिकार को किसी भी आजीविका की बुनियादी आवश्यकताओं यानी कि भोजन, कपड़ा और आश्रम से जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बनाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इंसाफ पाना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है, किसी भी न्यायालय की शरण ले सकता है। लेकिन आजकल इतने मुकदमे खून खराबा बढ़ रहा है कि किसी न किसी इंसान को इंसाफ देर से मिलता है। डकैत फूलन देवी 1981 में बेमही में 22 लोगों की लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। फूलन देवी के खिलाफ राज्य सरकार ने मुकदमे वापस ले लिया और 11 साल जेल भुगत कर फूलन न सिर्फ बाहर आई बल्कि सांसद भी बनी। हालांकि बाद में उसकी हत्या हो गई। बेमई कांड और फूलन देवी की हत्या का मुकदमा देश के अलग अलग अदालतों में विचाराधीन है। हमारे यहाँ तंत्र फेल होने में सिर्फ एक एजेंसियां ही जिम्मेदार नहीं बल्कि धीमी न्याय प्रणाली भी कम जिम्मेदार नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अगले पन्ने पर शब्द संकलन में दिए गए प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाना है। बरी करना, अगर किसी पर कोई मुकदमा चल रहा है और उस पर लगे आरोपों से वह मुक्त हो जाता है तो वह बरी कर देते हैं। इसके बाद है अपील करना, किसी न्यायालय के द्वारा सुनाया गया फैसला अगर किसी व्यक्ति को सही न लगे तो वह उससे उच्च न्यायालय में जाकर उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। इसके बाद है मुआवजा, किसी प्रकार की क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवजा कहा जाता है। इसके बाद है बेदखली, बेदखली क्या होता है, किसी जमीन, घर, संपत्ति पर जब किसी का अधिकार नहीं रहता है तो उसे बेदखली करना चाहते हैं। इसके बाद है उल्लंघन, बनाए गए नियमों का पालन न करना उल्लंघन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया क्या है। इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकारों के बारे में सरकार के दायित्व की सूची बनाइए। इस पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा। इस वक्तव्य को पृष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित निबंध से आपको करके देखिए। तो आइए देख लेते हैं। हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, लेकिन जीवन जीने के लिए भोजन आवश्यक होता है। अगर किसी व्यक्ति को खाना ही नहीं मिलेगा तो वह मर भी सकता है। भूखा मरता व्यक्ति कोई भी गलत चीज़ करने के लिए तैयार रहता है। इससे समाज में असामाजिक तत्व पैदा होते हैं। सरकार को भी उस व्यक्तियों के लिए कोई न कोई योजना बनानी चाहिए। इन्हें रोजगार, भत्ता, खाद्य पदार्थ देना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।